मेरा नाम है काला, अरविंद काला। हिंदुस्तान में बुद्धू ही बुद्धू हैं। यहाँ पे पढ़े-लिखे लोग भी बुद्धू हैं। अब मैं आपको मिसाल पेश करता हूँ। कुछ दिन पहले सैम पिट्रोडा साहब, जो अमेरिका में ही रहे हैं बरसों से, और वो राजीव गांधी के रहनुमा भी थे, जब राजीव गांधी यहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने एक चीज़ कही जो हम लोग रोज़ देखते हैं, और बिल्कुल रोज़ देखते हैं। उन्होंने कहा जो पंजाबी होता है और नॉर्थ इंडियन होता है, वो अरब लोगों की तरह रहता है, जो मिडल ईस्ट के। और जो और जो ये सिक्किम में और नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं, वो चीनियों की तरह हैं। और जो नीचे साउथ इंडिया में हैं, वो द्रविडियंस, वो थोड़े से अफ्रीकन्स की तरह हैं। तो उन्होंने ये बातें, क्योंकि उनका गहरा रंग होता है, तो ये बात तो उन्होंने, हम सब देखते हैं, तो उसमें एतराज करने का क्या है? लेकिन पूरा हिंदुस्तान बरसा। अरे हिंदुस्तान में ये सही बात है, तीन अलग अलग नस्ल हैं, तो उसमें उसमें बात क्या है? तो अगर उसने एक हकीकत पहचानी, हकीकत जो सब, जिससे हम वाकिफ़ हैं, तो क्या क्या एतराज़ है आपको? तो यहाँ पर मैं एक चीज़ पे जाता हूँ। देखिए, एक 2 गोरे थे, ये बाहर के, तो उन्होंने एक रिसर्च की कि बुद्धू लोग क्या होते हैं, मतलब एक बुद्धू की ज़िंदगी कैसी होती है, बुद्धू लोगों की। तो उन्होंने ये पता किया कि जो बुद्धू होता है, अपने को बहुत अक्लमंद समझता है, और जो अक्लमंद आदमी है, उसको अपनी अक्लमंदी पे शक रहता है, बिल्कुल उल्टा। तो अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लोग बुद्धू हो सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बुद्धू हो सकते हैं, क्या मुल्क भी हो सकता है? जी हाँ, हिंदुस्तान यहाँ पे नंबर 1 है, नंबर 1। तो 3 उसमें सैम पिट्रोडा के ऊपर ही ऐसे बरस पड़े। अरे एक कुछ दिन पहले एक और मैं आपको मिसाल पेश करता हूँ। ये नारायण मूर्ति साहब, जो उसके जिन्होंने शुरू किया था, नारायण मूर्ति इन्फोसिस, उसने उन्होंने ये कहा कि भई वो लड़के और लड़कियों को आजकल के बहुत मेहनत करनी चाहिए, 70 घंटे हफ्ते में काम काम करना चाहिए, जिसका मतलब 10 घंटे हर रोज़। तो लोग, पूरा हिंदुस्तान उन पे बरस पड़ा। ये क्या सोचते हैं, ये तो ख़ैर मालदार आदमी हैं, इनको क्या है, लेकिन दूसरे आदमी को फैमिली ये वो। अरे भई, असल बात तो ये थी कि नारायण मूर्ति साहब के इंटरव्यू होने चाहिए, कि नारायण मूर्ति साहब, इतना आप कैसे वर्क शेड्यूल, कैसे कि इतनी मेहनत करे, आदमी को अपने बच्चे पालने का टाइम कहाँ होगा, दोस्तों को कहाँ मिलना है, और ये इस किस्म का। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा बरस पड़ा, जो दुनिया भर के गधे उस पे बरस पड़े। अरे जनाब, आपको मालूम है इसके पैसे कितने, पर्सनल वेल्थ जिसको अपनी दौलत है, करीब 332 हजार करोड़ है इसकी अपनी। इसकी जो कंपनी है, 38,000 करोड़ का रेवेन्यू था उनका एक साल में। तो उसको, जो इतना जानकार आदमी है, और बड़ा बड़ा सोबर किस्म का आदमी है, हलीम किस्म का आदमी है, जो एक इस किस्म की बात कर रहा है, और हिंदुस्तान बरस पड़ रहा है। खासकर मेरी बिरादरी के बुद्धू, जो जिनके घर झाड़ू करने वाली भी भाग जाती है, क्योंकि वाले को पैसे ही नहीं दे पाते। ये कमबख्त उनको गाली दे रहे थे। एक और बात, ये नारायण मूर्ति ने कुछ और दिन पहले ये ऐसे कहा कि वो यूरोप एक दफ़ा गए थे, उनकी पैसे की बड़ी कड़की थी, तो 5 दिन तो उन्होंने तकरीबन खाया ही नहीं। तो यहाँ पर ये सब वो कहने लगे, ये झूठ बोल रहा है, कैसे हो सकता है कि 5 दिन इसके बिना, खाने के बिना। अरे उसका ऐसे मतलब थोड़ी था कि एक मूँगफली भी नहीं मिली। अरे कम खाया होगा, भूखा रहा होगा, क ज़िंदगी में ऐसे इत्तेफ़ाक होते कि आपकी जेब खाली हो जाती है। तो नारायण मूर्ति भी इस एक किस्सा सुना रहे थे, और उसी पे बरस पड़े। अरे एक और नारायण मूर्ति के, ये हिंदुस्तान की बेवकूफ़ी है। और इसमें ये देखिए, एक और दफ़ा उन्होंने ये कहा, नारायण मूर्ति ने एक ऐसी सनसनी बात करी। उन्होंने कहा, हमारे आईआईटी की हम बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन आधे जो निकल के आते हैं इनमें, इनमें इतनी अकल ही नहीं होती कि आजकल के टेक्नोलॉजिकल टाइम में वो अपने को कुछ कर पाएँ। ये नारायण मूर्ति साहब कह रहे थे आईआईटी के बारे में। फिर हिंदुस्तान उन पे चढ़ गया। अरे इस किस्म की चीज़ कैसे आपने कह दी, आईआईटी के ऐसे ज़बरदस्त वो हैं। अरे आप ये लल्लू पंजू, हिंदुस्तान के लल्लू पंजू नारायण मूर्ति को सिखा रहे हैं, वो क्या ज्ञान दे रहे हैं? अरे उनसे पूछिए ना, आपका क्या ये ख़्याल ऐसा क्यों है कि आजकल के आईआईटी के भी लोग वो दुनिया के उस रफ़्तार से नहीं चल पा रहे। ये तो गज़ब की बात है, और एक वो फ़िक्र वाली बात है। सीपी गुरनानी, जो टेक महिंद्रा के वो मुखिया थे, बड़ी हाल ही में तक,
उन्होंने भी यही कहा था कि यार मैं हम ढूँढने निकलते हैं लोगों को, मिलते ही नहीं है, 6% ही मिलते हैं आईआईटीज़ के। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पर तो हर बुद्धू, हर लल्लू-पंजू, यही तो लल्लू-पंजुओं का काम ही है। ये कि इस तरह से। और ये सैम पिट्रोडा साहब की बात पे मैं फिर लौट रहा हूँ। अरे भाई ये वो तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सरदार हैं, हरियाणवी हैं ये, इनमें देखो ये इनके बाल बहुत होते हैं बदन में। अरब लोगों के भी होते हैं। अच्छा इनके खोपड़ा गंजा हो जाता है पंजाबियों का, हरियाणवियों का। लेकिन ये आपको वहाँ भी दिखेगा, मिडल ईस्ट में भी दिखेगा और गोरों की ये खूबी है। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएँगे, सिक्किम और भूटान और ये अरुणाचल और नागालैंड और मिज़ोरम, तो आप वहाँ देखेंगे लोग गंजे नहीं होते। क्योंकि चाइनीज़ जो लोग होते हैं या साउथ कोरिया के वगैरह-वगैरह, इनमें गंज नहीं आती सर पे। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये इन चीज़ों को देखना चाहिए और ये कबूल करना चाहिए कि अलग-अलग नस्ल है हिंदुस्तान की। और क्यों है? अच्छा यहाँ पर मैं हिंदुस्तान की कुछ हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताता हूँ। अफ्रीका में इंसान हमारे हमारे जैसे लोग, मॉडर्न ह्यूमन्स जिनको कहते हैं होमो सेपियंस, हम शुरू वहाँ से हुए थे, ईस्ट अफ्रीका से। तो इंसान तो की तो फितरत में हर वक्त क्या कहते हैं वो निकलने की होती है, खानाबदोश सी फितरत रहती है उसकी। तो ऊपर चले गए, मतलब 1 लाख साल पहले जो भी, तो ऊपर चले गए, वहाँ पे सूडान भी है, इजिप्ट भी है। इजिप्ट से वो लोगों ने हजारों साल पहले, 60,000 साल पहले वो सऊदी अरेबिया गए, सऊदी अरेबिया से वो वहाँ धीरे धीरे 65,000 तक ये पलायन हुआ। सऊदी अरेबिया से इराक, इराक से ईरान, ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से भी हिंदुस्तान में पहुँचे तो ईस्ट में भी फैल गए और साउथ में भी फैल गए। तो हर जगह, तो सबसे पहले क्योंकि ये नया-नया पलायन हुआ, कभी 100 लोग आ गए, कभी 200 लोग आ गए, कभी 10 आ गए, कभी 20, ये चला 65,000 साल तक। तो जब ये अलग-अलग नस्ल ये एक-दूसरे से शादी करेंगी तो अलग-अलग हो जाएँगी। तो हिंदुस्तान में बहुत अलग-अलग किस्म के लोग हैं, जैसे आपको यूरोप में नहीं मिलेंगे, चाइना में और रशा में भी नहीं मिलेंगे। वो इस वजह से है कि वो चपटे ये चाइना चपटा है, मतलब लेफ्ट से राइट तक चलता है। और रशा भी जो है वो जो चपटा है, यहाँ से यहाँ। लेकिन हिंदुस्तान है ऐसा लंबा, 4,500 के करीब ये। तो जो लंबे होते हैं मुल्क, जैसे अफ्रीका भी, तो वहाँ उनमें नस्ल बहुत अलग-अलग किस्म की पैदा हो जाती है। और हिंदुस्तान में बिल्कुल अलग-अलग किस्म के हैं लोग। और सैम पिट्रोडा साहब ने यही कहा, यहाँ पे तो बहुत ही अलग-अलग किस्म के लोग हैं। अब क्या मतलब, जैसे मैंने पहले पंजाबी और तमिलियन के बीच में क्या क्या है? ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। वो तो पंजाबी तो ज़्यादा उससे वो पाकिस्तानी से उसकी वो रहती है, मतलब शक्ल-वकल, ज़बान भी। और हो सकता है कि तमिलनाडु की श्रीलंका के साथ जुड़ी हो, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी श्रीलंका के लोग भी साउथ इंडियंस की तरह लगते हैं। और ये यहाँ पर, और आप बरस पड़ रहे हैं, ये टिपिकल यहाँ पे ये है। जो साले लल्लू पंजू होते हैं हर वक्त उनको गाली देते हैं, जो बहुत किले फतेह करते हैं। एक और मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। 20 साल पहले, 20-25 साल पहले एक साहब थे, सोशियोलॉजिस्ट थे दिल्ली में, आशीष नंदी। बड़े मशहूर आदमी थे, 80-90 के होंगे, हो सकता है कि ऊपर भी चले गए हों। तो उन्होंने ये कहा कि भई हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं बैकवर्ड कास्ट के, ओबीसीज़ और दलित और आदिवासी वगैरह, ये बेचारे, इनके एक इनमें खामी रहती है, क्योंकि इतने अक्लमंद नहीं होते और इनके कनेक्शंस नहीं होते। ये अपना जो पैसा बनाते हैं सियासत में, उसको सँभाल नहीं पाते। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अब आप जैसे लालू को देखिए या मुलायम को देखिए, इनकी ऐसी अक्ल थोड़ी है जैसे चिदम्बरम की होगी या कपिल सिब्बल की होगी। क्योंकि इनकी वो एक पीढ़ियों से इनकी एजुकेशन चल रही है, बढ़िया स्कूल में गए, बढ़िया कॉलेज में गए, समझे कुछ। अब वो एक तो इसी सिलसिले में, जैसे एक आदिवासी वो था एमपी, उनको नरसिम्हा राव ने खरीद लिया था। उसने पैसे लिए नरसिम्हा राव की सरकार से और अपने बैंक में डाल दिए। तो उन्होंने तो बिल्कुल अपनी एक गवाही पेश कर दी अपने जुर्म की। तो इस तरह से है, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और पूरा हिंदुस्तान उन पे भी बरस पड़ा, आशीष नंदी साहब पे।
अरे आप ये कह रहे हैं कि इनके दिमाग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई ज़ाहिर है, अगर कोई खानदानी आदमी है जो जिसको ज़माने से जिसके सारे दोस्त हैं, जिसकी सारी बिरादरी पढ़ी पढ़ी लिखी है, रईस है वगैरह-वगैरह, उसको ज़्यादा आइडिया आएँगे कि काला धन कैसे सँभालें, और किसी यादव और उसको न न नहीं आ पाएगा इतना, जितना बनिए को आएगा या क्षत्रिय को आएगा या कायस्थ को आएगा। इस तरह से होता है। तो ये चीज़ें हैं, यही मैं आपको अर्ज़ करना चाहता था। तो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज़ आगे बढ़ाइए और मेरी शोहरत बढ़ाइए, और मेरे चलने का टाइम हो गया है, तो खुदा हाफ़िज़।